और हमने बेवकूफ़ बन के वो क्वांटिटी, जैसे वो हमारे लिए ही कह रहा था भाई तुम्हें ही कमाना है, उस वक्त हमने ये अकल नहीं लगाई कि कोई हमें क्यों कहेगा कि तुम्हें ये रास्ता दिखा रहा हूँ मैं कमाने का। मतलब हम इतने बेवकूफ़ थे कि हम लॉस पे लॉस लेते चले गए, बेवकूफ़ियाँ करते चले गए। तो फिर जब धीरे धीरे समझ आने लगा तो समझ आया कि भाई ये बाज़ार आसान नहीं है, लेकिन बाज़ार छोड़ा भी नहीं मैंने। लॉसेस होते गए, मैं डटा रहा कि भाई मुझे तो यहीं से कमाना है। तो भाई ये आपका विचार कैसे बन गया कि यहीं से कमाना है? क्योंकि आपको ये नहीं लगा कि यार नुकसान हो रहा है भाई, एक बार हो गया, दो बार हो गया, पांच बार हो गया, पैसे खोए जा रहे हैं, यहाँ पे पैसा टूटता जा रहा है, छोड़ दें इसको, कुछ और देखिए, काम धंधा कर लें। जब नुकसान मेरे हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, रोज के मैं पैसे खो रहा था, रोज के पैसे खो रहा था, तब भी मेरे अंदर एक ये जज्बा कभी मरा नहीं, ये जज्बा मैंने मरने नहीं दिया अपने अंदर कि जब मेरा नुकसान यहाँ हो रहा है तो मैं प्रॉफिट भी यहीं से कमा सकता हूँ। अगर आपकी चवन्नी यहाँ गिरी है तो चवन्नी आप यहीं से ही उठाओगे। ये नहीं हो सकता कि चवन्नी आपकी यहाँ गिरी है और मैं उठाऊँ उसे घर जाके, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे कान में किसी ने ये मंत्र फूंक दिया कि भाई तेरा जब लॉस यहाँ हुआ है तो तू कमा के भी यहीं से उठ। फिर मुझे किसी ने बताया कि एफ एंड ज़ीरो सम गेम है, यानी कि मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा किसी और के पास, किसी और का पैसा मेरे पास, ये पैसा यहीं यहीं घूम रहा है, ये पैसा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये सब यहीं का यहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में घूमने लगा भाई मैं अगर लॉस में हूँ तो कोई तो प्रॉफिट में है, मैं उस प्रॉफिट वाले लोगों में क्यों नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ थी मेरे अंदर कि भाई मुझे तो प्रॉफिट में आना ही आना है। और दूसरा एक मेरे अंदर ये जज्बा था, किसी ने कहा जयपुर चला जा वो सिखा देगा, मैं जयपुर चला गया। किसी ने कहा आगरा चला जा, किसी ने कहा गुजरात चला जा, किसी ने कहा साउथ चला जा, किसी ने कहा बॉम्बे चला जा, किसी ने कहा कलकत्ता। मतलब आप ये समझो कि मैंने अपने बिजनेस के लिए इंडिया में इतना ट्रैवल नहीं करा जितना मैंने ट्रेडिंग सीखने में ट्रैवल किया है। मतलब पूरा आपने देश का टूर कर लिया एक ट्रेनिंग पूरा सीखने के लिए। पूरा जी। मेरे से कोई आदमी ये कह दे कि ये आदमी सिखाता है और ये 50,000 लेगा, मैंने उसे 50,000 दिए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने बगैर पैसे लिए भी मुझे सिखाया, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भैया ये तो आ रहा है, इससे पैसे लो और सिखाओ, जबकि उन्हें भी पता था वो कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन मैंने उन्हें पैसे दिए और सीखा। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि फुल टाइम आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो? ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जी। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग करते हो आप, तो आप बाइंग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो सोच रहे होंगे सेलिंग में तो बहुत पैसे लगते हैं, तो बाइंग में तो कम पैसे चाहिए, जिसके पास 5,000 है 10,000 है वो भी बाइंग कर रहा है, और सेलिंग के लिए तो मिनिमम ये लगा लो कि 5-10 लाख रुपए तो चाहिए, उससे नीचे तो नहीं कर सकते। देखिए, मैं इससे तो खैर बहुत ज़्यादा पैसे से सेलिंग करता हूँ, लेकिन सेलिंग में क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिंग में रिस्क ज़्यादा है, सेलिंग में रिस्क कम है, बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सोच का फ़र्क है। लोग सोचते हैं कि मैंने अगर 5,000 की कॉल खरीदी है तो 5,000 ही जाएंगे, लेकिन मैं एक लॉट में नहीं करता ना, मैं तो करीब 1,000 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी, 5,000 में करता हूँ। तो मैं अगर ऐसे सोचने लगा तो मेरे तो 25 लाख चले जाएंगे, तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना लूज़ करना। तो इसलिए मैं सेल करता हूँ। सेल में पैसा भी बहुत कम आता है, धीरे धीरे आता है, कोई थ्रिल नहीं रहता कि भैया मैंने अभी कॉल या पुट खरीदी, वो 4,000 की खरीदी और पता लगा 4,000 प्रॉफिट आ गया। मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आता है, और उस प्रॉफिट को कहते हैं थीटा डिके। तो हम लोग थीटा डिके खाते हैं और बस बड़ा पैसा लगाते हैं और छोटा छोटा खाते हैं। अच्छा, तो बड़ा पैसा लगा के आपका बड़ा पैसा बनाने का मन नहीं करता? सर देखो, बड़ा पैसा आप अगर 10-20 पर, मतलब मैं कहूँगा 2-5 लाख तक लेके बैठे हो ना, तो आप रिस्क ले सकते हो 50% कैपिटल का भी। लेकिन अगर आप 1 करोड़ लेके बैठे हो तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आप 5 करोड़ लेके बैठे हो तो आपका रिस्क कैपेसिटी और कम हो जाएगी। जहाँ आप 50-100 करोड़ लेके बैठे होगे वहाँ आपका रिस्क और कम हो जाएगा। मुझे रिस्क नहीं चाहिए भाई, कम आ जाए, आई एम हैप्पी विद दैट। कैपिटल नहीं जानी चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मेन थिंग। मैं खुश हूँ अगर मेरे पास 50 करोड़ हो तो मैं 1% में खुश हूँ। 1% महीने का मिल जाए बहुत बढ़िया है। तो 1% महीने का भाई थोड़ा कम नहीं हो गया? ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग सोचेंगे कि भाई बैंक में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो 8% बैंक दे रहा है आज के टाइम पे कुछ। सर जी, कौन सा बैंक 8% देता है? 6% है बैंक की एफडी।
7% है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और पॉलिसी और नहीं, ये अगर आप सब। देखोगे ना तो मतलब आप अगर देखो तो 7.5-8 तक भी जाता है। वो ड्यूरेशन अलग अलग, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसमें तो उतना चला जाता है। लोग सोचेंगे भाई 8 उधर मिल रहा है तो 4 ही एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके लिए मार्केट में क्यों आना। तो भाई साहब मैं तो देखिए जितने भी ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 साल से मेरे साथ हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, मेरे का मिलना जुलना है, कोई भी 1.5-2% से ज़्यादा नहीं निकाल पाता महीने का। और जो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं हमने उनका पैसा खोते हुए ही देखा है, पाते हुए नहीं देखा। जो सोचता है कि मैं 5% निकाल लूँ, वो एक ट्रेड में हो सकता है 5 निकाल भी ले, किसी बार 10 भी निकाल लेता है, लेकिन फिर उसके बाद 10 के निकालने के बाद वो 100% दे के आता है मार्केट को, फिर मार्केट वो से घुस ला जाता नहीं है। सकता, क्योंकि एग्रेसिव प्लेयर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। जैसे कि आपने बात की ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग जो है इसकी जो थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी वाइज तो ये होता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है और ऑप्शन बाइंग जो इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो जब भी एक आम आदमी सुनता है वो कहता है यार इधर अनलिमिटेड रिस्क है, इधर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और जो अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली चीज़ है उसमें पैसा बहुत कम लग रहा है, 5-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं, और जो अनलिमिटेड रिस्क वाली चीज़ है एक तो लाखों रुपए लग रहे हैं, ऊपर से रिस्क अनलिमिटेड है, ऊपर से पैसे कम बन रहे हैं। इधर यहाँ पे पैसे भी कम लग रहे हैं, रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, तो बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है कि यार ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, तो आप सेलिंग क्यों करते हो। चलो मैं नवजोत भाई आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से कुछ नई नई चीज़ें हम शेयर करता हूँ जो आज तक हमने कभी नहीं करी। आपका सवाल मैं समझ गया, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं इस पे काउंटर सवाल आपसे पूछता हूँ कि आज अगर आप बैंक निफ्टी खरीदते हो फ्यूचर और बैंक निफ्टी बेचते हो तो दोनों में से ज़्यादा रिस्की क्या है, खरीदना या बेचना? अगर मेरे हिसाब से मैं देखूंगा तो खरीदना। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो फ्यूचर में अगर मैं एक मतलब उस पर्सपेक्टिव से देखूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जो खरीदना है वो रिलेटिवली सेफ है। अगर हम लोग टाइम पीरियड का इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 दिन की बात कर रहे हैं, 10 दिन की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नहीं, टाइम पीरियड कितना है उसमें। आपने आज खरीदा, वो जीरो भी जा सकता है फ्यूचर और ऊपर भी जा सकता है जितना भी। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि कितना टाइम है हमारे पास, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। समझ गया मैं। अब हमारा रिस्क फ्यूचर खरीदने में ज़्यादा है या फ्यूचर बेचने में ज़्यादा है? तो उसमें जहाँ पे मुझे लगता है वो तो ये है कि फ्यूचर जो है बेचने में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हमने अगर खरीदा, समझ लो बैंक निफ्टी है 50,000 की, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी जीरो हो जाए। बैंक निफ्टी जीरो, हालांकि हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मुझे होने वाली आज नहीं है। पिछले 8 या 10 साल की जर्नी में आप एक पहले इंसान मिले हैं जो ये कह रहा है खरीदने में रिस्क लिमिटेड है, बेचने में रिस्क अनलिमिटेड है, और जो कि सत्य है, क्योंकि ऊपर जाने को बैंक निफ्टी 2 लाख भी जा सकती है, नीचे तो सिर्फ जीरो तक ही आ सकती है। भाई इसका रीज़न ये है कि जो 2020 का फॉल आया था उस टाइम पे निफ्टी मुझे याद है एग्जैक्टली 40% गिरी थी, बैंक निफ्टी कुछ वही 42-45 गिरी होगी, ठीक है, वो उस टाइम पे गिरी थी। उसके लिए भी कुछ बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए तब उतनी जाके गिर सकती है, ठीक है। और 2008 की भी अगर हम बात कर लें, 2008 में भी मार्केट जो है कुछ 65% गिरी थी, ठीक है। तो वो वाली कहानी है, उस वजह से मुझे लगता है कि ऊपर तो कहीं भी जा सकती है। अगर आप देखो कि 2020 में मार्केट में जो फॉल आया, ठीक है, निफ्टी की अगर बात करें 12,000 से निफ्टी आ गई 7,000, 7,500, टेक्निकली 7,500। अगर वहाँ से आप देखोगे 7,500 से, तो मार्केट होगी वहाँ से 3 गुना, 3x हो गई, ठीक है। और अगर 7.5 पे किसी ने ली होती तो डाउन साइड कितनी थी मैक्सिमम, 1x, 7.5। जितना लगा रहे हैं 7.5 ही है, ऊपर तो मार्केट 21 चली गई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये कंसेप्शन जो मतलब जो आपका ये परसेप्शन होता है और जो आप आइडिया अपने दिमाग में कंसीव करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा डेविएट करके नई सोच रखनी पड़ेगी। तो जैसा कि भाई ने बताया, भाई करते हैं ऑप्शन सेलिंग, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जिनको पता नहीं है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग सेलिंग छोड़ दो, उनको यही नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो थोड़ा आसान भाषा में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसको आप ना इंश्योरेंस से समझ सकते हो। जो ऑप्शंस हैं बेसिकली एक तरीके से हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हैजिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, बट बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इससे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने कार खरीदी आपने 10 लाख रुपए की, पर आप उसका एक इंश्योरेंस लेते हो, जो भी उसका एक प्रीमियम रहता होगा 30, 40, 50 हज़ार रुपये, ठीक है। मान लो आपने एक
मोटी मोटी फिगर पकड़ लेते हैं, आपने एक गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, आपने उसका 50,000 रुपये का इंश्योरेंस ले लिया। अभी वो इंश्योरेंस बेसिकली आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा तो आप वहाँ पे क्या होगे, बायर होगे। तो यही काम होता है ऑप्शन बाइंग में, यानी कि जो ऑप्शन बायर होता है वो इंश्योरेंस खरीद रहा है और जो ऑप्शन सेलर होता है वो इंश्योरेंस बेच रहा है। और अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि भाई पैसा कौन कमाता है, बायर पैसा थोड़ी कमाता है जिसने इंश्योरेंस लिया है, पैसा कौन कमाता है, सेलर कमाता है, इंश्योरेंस कंपनी कमाती है जो इंश्योरेंस बेच रही है। 10 लाख की गाड़ी आपने 50,000 का इंश्योरेंस ले लिया, कल को गाड़ी को कुछ हो गया, मान लो गाड़ी कहीं पे अनफॉर्चुनेटली नदी में गिर गई, गाड़ी चोरी हो गई, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो गई, उसमें रिपेयरिंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो 10 लाख रुपए की पूरी गाड़ी चली गई। आपने दिए कितने, 50,000 रुपये, गाड़ी कितने की थी, 10 लाख रुपए की। अब इंश्योरेंस कंपनी को आपको पूरी एक नई गाड़ी देनी पड़ेगी आपके सिर्फ वो 50,000 रुपये के प्रीमियम के लिए। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है ऑप्शन सेलिंग में भी, तो ये इसी तरीके से काम करता है, पर वहाँ पे एक इंडेक्स होता है या कोई स्टॉक होता है, अंडरलाइंग होता है, जिसमें क्या होता है कि एक बंदा उसका इंश्योरेंस बाय कर रहा है, दूसरा बंदा उसका इंश्योरेंस सेल कर रहा है। जो बाय कर रहा है उसको ऑप्शन बायर कहते हैं, जो सेल कर रहा है उसको ऑप्शन सेलर कहते हैं। और भाई जो है एक तरीके से ऑप्शन सेलर वाला काम कर रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाला काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रीमियम दे के कोई इनसे इंश्योरेंस ले रहा है कि भाई मेरा ये इंडेक्स है या फिर ये एक स्टॉक है, उसको आप प्रोटेक्ट कर दो, तो भाई प्रोटेक्शन के लिए पैसा ले रहे हैं। मान लो आपने किसी गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया, अब आप ये थोड़ी करोगे कि इंश्योरेंस के भाई पैसे एक्सपायर होने वाला है, इंश्योरेंस पैसे पूरे करने के लिए उसको ले जाके कहीं पे ठोक दिया, ये तो आप नहीं करने वाले हो। ज़्यादातर केसेज में आप सही चलाओगे क्योंकि कंपनी के पास में एक डेटा है, वो डेटा देख के कर रही है कि भाई इतने लोग जो हैं लेते हैं, इतने लोग क्लेम करते हैं, अल्टीमेटली मुझे उसमें से इतना बच जाएगा। तो भाई यही सही बता रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इंश्योरेंस कंपनी वाला काम कर रहे हो, हम ऑप्शंस बेच रहे हैं। हाँ, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की तरह एक्ट कर रहे हो, बाकी लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हो। सोच क्या रखनी पड़ेगी कि जब आपके पास पैसा बड़ा होता है, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो आपको अगर उस पैसे पे 2% भी मिल जाए महीने का, तो आप जितने भी एसेट क्लास हैं उनको बीट कर लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी में इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बिजनेस में इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनता, गोल्ड सिल्वर बॉन्ड्स, ये जितने भी एसेट क्लास हैं इन सब से ज़्यादा पैसा अगर आप 2% केवल कमा पाते हैं तो बन जाता है। दूसरा, हम लोग ऑप्शंस क्यों बेचते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शन बेचते हैं तो एक प्रीमियम हमारी इस तरफ पहले दिन से ही आ जाता है। यानी कि मैंने अगर एट दी मनी की कॉल बेची और वो 400 रुपये की बिकी, तो ये 400 रुपये तो मेरी तरफ पहले ही आ गए। तो भाई ये प्रीमियम की क्या कहानी है? आपने ऑप्शन बेचा, आपको प्रीमियम मिल गया, जो बंदा बाय कर रहा है वो प्रीमियम दे रहा है, तो ये प्रीमियम किस चीज़ का प्रीमियम है? वो सामने वाला बंदा आपको किस चीज़ के पैसे दे रहा है? हाँ, किस चीज़ के पैसे दे रहा है? जो जिसने बाय करी, मान लो उसने कोई कॉल 100 रुपये की बाय करी, तो 100 रुपये मैंने सेल करी, तो वो 100 रुपये मैंने कलेक्ट करे उससे। तो उसने आपको किस बात के पैसे दिए? उसने मुझे उसने कोई पैसे नहीं दिए। एक्चुअली एक चीज़ है ऑप्शन में क्या होता है कि एक प्रीमियम होता है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कि हर कॉल और पुट की अलग अलग होती है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, जैसे 40,000 पे बाज़ार खड़ा है, तो 40,000 की कॉल और पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 0 है। लेकिन अगर आप कॉल की बात करें, 39,800 की जो कॉल है और बाज़ार 40,000 पे खड़ा है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है और बाकी इंट्रिंसिक से अलग जो है वो थीटा हो गया या प्रीमियम हो गया या उसे जो भी टाइम वैल्यू जो भी आप नाम देना चाहें, तो वो तो गल के 0 होएगी। इसका अगर किसी को पूरा समझना है तो एक ब्लैक सोल्स का फॉर्मूला है जिसमें सारे ग्रीक्स और सारे कैलकुलेशन दी हुई है, वो कोई चाहे तो गूगल करके समझ के पढ़ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रीमियम बेच रहे हैं जो कि आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दी, आउट ऑफ द मनी पुट बेच दी, और हम ये जो है इसको फिर एडजस्ट करते रहते हैं पूरे हफ्ते, और इसमें थीटा डिके आता है छोटा छोटा सा, वो खा लेते हैं मीठा मीठा। अब जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, एक तो वो कम पैसे से बाय करते हैं क्योंकि उसका जो प्राइस है बस आप उतना ही बाय कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बाज़ार हमारे से विपरीत चला जाता है तो इमीडिएटली वो कॉल का जो प्रीमियम है वो आधा भी हो सकता है, यानी 400 वाली कॉल 200 भी हो सकती है। तो अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो आपके 50 लाख तो एक ही ट्रेड में ख़त्म हो गए।